हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, क्या होगा मंडे को मार्केट यहाँ लालम लाल चल रहा है। पूरे ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें तो यूएस में 3% 4% गिर रहे हैं। ये स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसे गिर रहा है जैसे मतलब देयर इज़ नो टुमारो। आप देखो टेक सेक्टर जो है ऑलरेडी 10-12% डाउन है रिसेंट हाई से। S&P 500 भी गिरने लगा है और US 30 जो था ये भी एक रिवर्सल इसने दिखाया है और ये भी एक फॉल यहाँ से बड़ा दे सकता है। और उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले सबसे बड़ी बात जो हवा है वो है आपकी निक्काई है जापानीज़ मार्केट। और अचानक से कुछ दिन पहले बात चल रही थी स्ट्रॉन्ग डेटा है, शायद फेड रेट कट करे ना करे, ये सब बातें चल रही थी। और अचानक से क्या हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट किया, आपका रेट हाइक किया जापान ने, और उसके बाद अचानक से पूरा गेम गड़बड़ा गया और अचानक से आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में रिसेशन की बातें होने लगी। और आप यहाँ पे देखेंगे जापानीज़ मार्केट ऑलमोस्ट 5.13% डाउन है और अभी फ्यूचर्स में देखें तो मंडे को फिर से 1000-1200 पॉइंट नीचे ही खुलेगा। तो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक रिवर्सल हुआ है। और ये रिवर्सल अगर आप कहें कि रीसेंट का जो हाई बनाया था जापानीज़ मार्केट ने, कुछ 30-35 साल पुराने हाई को टेस्ट किया था रिसेंटली में, और उस हाई से ऑलरेडी हम 16-17% डाउन है सिर्फ कुछ दिनों में, मतलब 15 दिन 20 दिन में 16-17%। तो कई लोग जो बोलते हैं ना, अरे ये मार्केट कभी नहीं गिरेगा, ये है वो है, दुनिया 35 साल बाद आया, लेकिन जब वहाँ से गिरा तो कितनी तेज़ी से गिरा, कितना ज़्यादा गिरा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जो पैसा है वो साइक्लिकल एक तरीके से बनता है। आप बैठे रहोगे तो बीच में जब आपके डाउन साइकिल आएंगे आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि डाउन साइकिल हमेशा छोटे नहीं रहते। आप बोलोगे छोटा डिप है फिर उठ जाएगा, फिर छोटा डिप है फिर उठ जाएगा, लेकिन एक दिन तो बड़ा डिप आएगा और बड़ा डिप झेलने की क्षमता आप गवा चुके होगे। ये चीज़ मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ। अभी लोग बोल रहे हैं अभी कहाँ कुछ हुआ है, जापान वालों से पूछो, जापानी तेल की बिक्री बढ़ गई है, ठीक है। अमेरिका वालों से पूछो, यहाँ पे यूरोप में देखो आप क्या चल रहा है। तो आपको लगता है हमारा मार्केट कुछ अलग ही है? अरे भैया, बहुत डिपेंडेंसी है। अभी आप देखते जाओ अगले 3 से 6 महीने में क्या होने वाला है, मैं अभी से कह रहा हूँ आपको। तो मैं रिसेशन की बात कुछ दिन पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मार्केट का डाउन साइकिल चलेगा जहाँ पे अर्निंग्स भी थोड़ी सी डल रहेंगी। और आपको ये सारे साइन दिख रहे थे। जेफ बेजोस जो अमेजॉन का है, उसने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर, $8-9 बिलियन के अपने खुद के शेयर बेचे। और आज जो रिजल्ट आया, कल रिजल्ट आया, तो अमेजॉन का स्टॉक 9% डाउन था और 200 के हाई से 160 आ चुका है। अमेजॉन का स्टॉक $1 ट्रिलियन कंपनी है। तो वो अकल वाला था ना, उसको पता था ना कुछ, इसीलिए उसने स्टॉक बेचा। आपको पता है क्या कि जिस कंपनी का शेयर आप लेके बैठे हो उसका प्रमोटर क्या सोच रहा है, कल बेचूं या परसों बेचूं? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, और यही मैं कई दिन से वार्न कर रहा हूँ। और ग्लोबल मार्केट दिखा रहे हैं ऑलरेडी, और डोंट वरी, इंडियन मार्केट दिखाएंगे आप झेल नहीं पाओगे। तब मेरी बातें शायद आपको चुभें ज़्यादा, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको सांत्वना देने ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूँ वो प्रोएक्टिव है, क्योंकि अभी भी इंडियन मार्केट में लोगों के पास बहुत सारा प्रॉफिट है जो अनबुक्ड है, बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं स्टॉक्स, और अभी भी ज़्यादा नहीं गिरे हैं और अभी भी काफ़ी स्कोप है नीचे डाउन साइड का। तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड व्यू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो रुपी है, देखिए आप रुपी का लेवल देखिए, ये लोएस्ट एवर लेवल पे हम चल रहे हैं। रुपी लगातार बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, तो एफआईआई का आउटफ्लो भी रहेगा। और अगर आप यहाँ पे देखें डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? रिसेशन। तो रिसेशन का हल्ला अब जो है बॉन्ड यील्ड्स आप देखिए, अब रिसेशन का हल्ला चलेगा, ठीक है। आप देखिए कमोडिटीज़ में फॉल शुरू हो गया, एक स्पाइक मारा, वो जो हमास वाला जो अटैक हुआ था, कुछ हुआ था, उसके बाद अब फिर से वापस से गिरने लगा। तो यही होता है। और आप यहाँ पे देखिए लगातार गोल्ड हाई बना रहा है, सिल्वर आप देखिए हाई बना रहा है। तो गोल्ड सिल्वर अच्छा चल रहे हैं, तो ये आपके डिफेंसिव हैं, ये आपके हेज हैं रिसेशन के अगेंस्ट। तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो ये ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर है। अब हम इंडियन पिक्चर की बात करेंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट, अब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए? यस, आना चाहिए। कैसे सीख सकते हो? बहुत सारे लोग बुक्स की बातें करते हैं, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कैसे, और कौन सी बुक है जो बहुत बेहतरीन है, जो मैंने रिसेंट में पढ़ी, और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। आप भी सीखिए, खुद से भी करना सीखिए, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आपको करना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस को। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ बात करना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता, आपको लगता है कॉल है, पुट है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप तुक्के लगाते रहते हो। लेकिन आपको यहाँ पे एक सिस्टमैटिक बेस्ड ट्रेडिंग करनी ज़रूरी है, जिससे आपको रिजल्ट जो आए वो आपके सिस्टमैटिक और कंटिन्यूटी रहे उन रिजल्ट्स में, रिपीटेबिलिटी रहे उन रिजल्ट्स में। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की ज़रूरत है। मैं बहुत सारे यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन्स, ये अपने वीडियोज़ में रेगुलरली एनालिसिस जब मैं करता हूँ तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। इस वीडियो
वीडियो में मैंने करके दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। तो रिसेंटली में जो एक इंपॉर्टेंट टूल मेरे सामने आया वो है एक इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है ट्रेडिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ेब्रा लर्न। तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। हर एक ट्रेडर को जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है, आपको मूविंग एवरेज सीखना है, आपको चार्ट पैटर्न सीखना है, आपको ट्रेंड लाइन सीखनी है, आपको कई टूल्स को यूज़ करना है, जैसे आपका ट्रेडिंग व्यू हो गया, जैसे आपका चार्ट इंक हो गया, इन टूल्स के क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे आपको इसको बेटर तरीके से अपने एफिशिएंटली ट्रेडिंग में यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इस बुक में आपको बताई गई हैं। यहाँ पे आपको चीट कोड टू चार्ट पैटर्न समझाए गए हैं, यहाँ पे आपको प्रो ट्रेडिंग सिस्टम्स भी बताए गए हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बेहतरीन बना सकते हैं। इस बुक की एक खास बात है, इसमें जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही पिक्टोरियल फॉर्म में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाया गया। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है कि जब आपको मतलब कोई नया बंदा है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में जब कोई चीज़ समझाई जाए तो आपको थोड़ी सी दिमाग में बैठती है और फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये बुक आपके लिए एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं, आपको कुछ समय हो चुका है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस से, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बुक यू कैन स्टार्ट विथ, जिसका नाम है ट्रेडिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ेब्रा लर्न। तो इस बुक को आप ज़ेब्रा लर्न, जो कि इंडिया का लीडिंग पोर्टल है ऑनलाइन जहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हो, आपको कोर्सेज हैं, बुक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे जाके आप इस बुक को डिजिटल फॉर्म में एज वेल एज फिजिकल फॉर्म में आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर हमने उनसे मांगा है कि भाई हमको थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, तो उन्होंने 15% का डिस्काउंट दिया है। सुपर ट्रेड 15 कोड अगर आप यूज़ करते हैं वाइल परचेजिंग दिस बुक तो आपको 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। तो ये बुक आपको बहुत हेल्प कर सकती है अगर आप ट्रेडर हैं और आपको एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को दिमाग में बैठाना है। याद रखिए, प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए किक स्टार्ट करने के लिए सही तरीके से ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये बुक आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये भी पता है कि आपको क्यों ट्रेडिंग तरीके से सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो आपकी करंट सिचुएशन, उसके बीच में जो गैप है, वहाँ पे लर्निंग और एक्सपीरियंस, इन दोनों का तड़का लगाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत पढ़ाई करके, ये करके, दुनिया भर के कोर्सेज करके आते हैं, लेकिन उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता। तो आपको ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ें एकदम बेस से क्लियर रहें, और ये बुक आपको इस चीज़ में हेल्प करती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि बिना पढ़े तो लॉस ही होगा, तो इस बुक का जो कॉस्ट है वो आपके ट्रेडिंग करियर का एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। तो इसको इन्वेस्टमेंट की तरह लेके आप सीखना समझना शुरू कर सकते हैं। कई लोग सोचेंगे कि यार मैं पैसे क्यों लगाऊं, अरे पैसे कमाना है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे। तो इन्वेस्ट जब आप करते हो तभी तो आपको रिटर्न मिलते हैं। तो ये बुक एक इन्वेस्टमेंट की तरह अगर आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्यों आपको सीखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप एक पहल करेंगे और सीखने की शुरुआत करेंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने एनालिसिस वीडियो को। तो गाइस अब हम आते हैं वापस से अपने इंडियन मार्केट के एनालिसिस पे, जहाँ पे हम फोकस रखेंगे कि क्या होने वाला है। एसबीआई का रिजल्ट आया है, नॉट सो गुड रिजल्ट, और रिजल्ट्स छोड़ो, थोड़े से बुरे रिजल्ट्स में बहुत पिटाई होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो एसबीआई का जो रिजल्ट है, इट वाज सो एंड नॉट सो ग्रेट। तो मेरा मानना है कि एसबीआई ऑलरेडी इशारा कर चुका था, रिजल्ट आने के पहले ही प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे कॉशन है, मुझे लगता है कि आपको एसबीआई एक डाउन साइड का प्रेशर दिखा सकता है, बैंक निफ्टी का ड्रैगर हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टॉक में मैंने क्यों लिया ये, क्योंकि इसका रिजल्ट आया है। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं सबसे पहले विक्स का। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता था, जो यूएस का विक्स है उसका अगर आप लेवल देखेंगे तो वो करीब 40% अप था एक टाइम पे, 40% ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे विक्स जो है 25% क्लोज हुआ है, 20 के ऊपर 23 चल रहा है यहाँ का विक्स। हमारे यहाँ का विक्स कितना चल रहा है, 14। तो ये विक्स अभी 30 टच किया था, मतलब 40-45%, 40-45% का स्पाइक मारा विक्स ने एक ही दिन में। ऐसा क्या हुआ अचानक से, यही मैंने कहा, पता भी नहीं चलेगा आपको क्या हुआ, अचानक से सारा खेल बदल जाएगा, और यूएस में वो दिख रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया में क्या चल रहा है। विक्स है 14 पे, 11% ऊपर बंद हुआ है। मार्केट्स जो है, देखिए विक्स का आप देखिए टेक्निकल अगर देखें तो यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा अपसाइड दिखाया है, 20 SMA को भी ब्रेक कर गया है, आराम से ये 15-16 तक जा सकता है। मंडे को भी हम एक डाउन साइड प्रेशर देख सकते हैं आधे घंटे 1 घंटे के बाद। थोड़ा बहुत सुबह झिकझिक करेगा, लेकिन ओवरऑल एक प्रेशर है, अगर बाउंस भी आया तो टिकेगा नहीं, ऐसा सेटअप फिलहाल दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो निफ्टी क्या कर सकता है, सबसे पहले बात करते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, धीरे धीरे टिके हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन बस टिके हुए हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे
RSI ने डाइवर्जेंस दिखा दिया था, मैकडी ने डाइवर्जेंस दिखा दिया था। तो ओवरऑल ये जो फॉल है ये ड्यू था, बस किसी ट्रिगर का वेट था। ट्रिगर आपका ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। हर बार आप बोलो कि ग्लोबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब IT वाला बोले कि अमेरिका से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, अमेरिका कुछ भी होता रहे, मेरी नौकरी सेफ़ है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट वाला बोले, तो बस वही बात आज के इन्वेस्टर बोल रहे हैं इंडिया के कि कभी मार्केट नहीं गिरेगा, कभी कुछ नहीं होगा। वो अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, ना कि मेरी बात का विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली वो भी दिल से जानते हैं कि उन्होंने गलती कर दी है, बहुत हाई प्राइस पे ख़रीदा है, लेकिन क्या करें, फोमो इतनी बड़ी दर्दनाक प्रॉब्लम है कि बहुत दर्द देती है कि यार मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए। तो आदमी सोचता है कि चलती गाड़ी में कूद जाऊं, अब चलती गाड़ी में पीछे कूदना था, सामने कूद गया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 24,709 जो लेवल है, मेरा मानना है कि जो लो था वो टूटेगा। और गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी बता रहा है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई थी जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था, तभी मैंने कहा बस आखिरी घड़ी है ये, या आखिरी घड़ी का कंसोलिडेशन है, एनी डे एनीथिंग कैन हैपन। और ये भी मैंने कहा था कि डबल टॉप बनाने के लिए ऊपर आया है, डबल टॉप बन चुका है, डाइवर्जेंसेस आ चुके हैं और अब यहाँ पे डाउन साइड शुरू हुआ है। तो नेक लाइन जो है, इस पूरे के नेक लाइन अप्रॉक्सीमेटली 24,200 पे होनी चाहिए, उसी के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि 24,500 कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। हाँ, एक बार का सपोर्ट तो है वो, तो 24,450 500 के आसपास जाके मुझे लगता है देर सवेर हम 24,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। बीच बीच में बाउंसेस आएंगे, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें मुड़ी हैं तो वो बाउंसेस बड़े भी बाउंसेस आएंगे, तो उस बाउंस पे सेल करना इज़ ए सेफर स्ट्रैटेजी रादर देन कि गिर गया है मैं पुट लेके जाऊं। वो किसी दिन काम कर जाएगा, लेकिन थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखेंगे, ये लेवल है 24,500 के आसपास, ये अगर टूट गया, यहाँ पे हम नहीं रुकते हैं, तो हो सकता है एक और चीज़ हो सकती है, हम इसके नीचे आएँ, थोड़ा सा फिर ऊपर जाएं और फिर गिरें और फिर यहाँ पे करीब 24,000 के आसपास तक आएँ। ये भी पॉसिबिलिटी है, एक बार नीचे से रिटेस्ट कर सकता है 20 SMA को, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 के लेवल्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ऑलरेडी कमज़ोर था, काफ़ी फॉल ऑलरेडी आ चुका था, बाउंस यहाँ पे आया नहीं था। रिसेंट में जब निफ्टी ने हाई भी बनाया तो बैंक निफ्टी ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। बैंक निफ्टी अपने मूविंग एवरेजेस 20 SMA 21 EMA इसके ऊपर भी नहीं जा पाया। तो मेरा मानना है कि हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखेंगे 51,800 900 एरिया पे, और डाउन साइड में इमीडिएटली तो लोअर बॉलिंजर बैंड होता है 50,800। SBI का रिजल्ट क्या सेंटिमेंट क्रिएट करता है, ओवरऑल तो रिजल्ट इज़ नॉट पॉजिटिव। नॉट पॉजिटिव का नेगेटिव लेगा नहीं लेगा ये तो मार्केट ही जानता है। इस बुल मार्केट में ना लोगों को कुछ भी करके बाय ही बटन दबाना आता है, बहुत सारे लोग घुसे हैं। अब 40 लाख डीमेट अकाउंट खुले हैं, तो जब मैंने शुरू किया था ट्रेडिंग तो मुझे तो सेल पता ही नहीं था कि सेल पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बाय करते थे, तो वही चीज़ है कि उनको बाय करना आता है। लेकिन ये है कि 50,900 का एरिया सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो आपका ये भी टूट जाएगा, और फिर जो अगला सपोर्ट है आपका 49,900 के आसपास ही है। तो 49,900 इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अगर 50,900 के नीचे हम निकले तो 49,900 800 700 की तरफ हम जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। उसके अलावा बात करेंगे मिड कैप इंडेक्स। रिसेंटली मैंने बताया था पोर्टफोलियोज़ वाले निकल जाओ, जितना है अपना निकल सकते हो, क्योंकि बहुत हो गया। मतलब मेरे हिसाब से ये इतना ज़्यादा मार्केट किसी को मौका देता नहीं है, इंडिया में बहुत दे दिया। तो अभी जो यहाँ पे पलटा है, इसमें कुछ स्टॉक्स तो ऑलरेडी 10% तक डाउन हो चुके हैं अपने हाई से, 10-12%। अब 10% आपको 1 लाख का फ़ायदा हो रहा था, 90,000 में आपको लगेगा यार फिर से एक हो जाए, 5,000 बढ़ जा भाई, मैं निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं कई बार होता। तो अगर वो 10 से 12 होगा, 15 होगा ना, आप भागोगे। तो अगर यहाँ से मिड कैप में, और अभी 57,900 है, ये बड़ा वाला है, ये सिलेक्ट है, तो ये 57,900 वाला 57,500 के नीचे अगर आया 57,500, तो 57,200 भी टूट सकता है, और हम मोस्ट प्रॉब्ली 55,000 की तरफ जाना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन नया हाई बनाया, डाइवर्जेंसेस हैं, तो ये एक डबल टॉप बोलोगे नहीं यार, टॉप तो ये हाई था, टॉप हाई था, लेकिन अगर इंडिकेटर्स में देखो तो इस टॉप में दम नहीं था, इसको खींचा गया। देखो एक चीज़ याद रखो हमेशा कि जब रैली आती है बिग मनी की, तो इंडिकेटर्स भी उसको सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं। जब रैली आती है कमज़ोर पैसे की, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, क्योंकि वो रिटेलर का, ज़्यादातर रिटेलर द्वारा लाई गई रैली होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे मिड कैप की। मिड कैप मुझे लगता है अगले हफ्ते 3-4% ईजिली यहाँ से गिव अप हो सकता है, 4%। उसके अलावा फिन निफ्टी की बात करूंगा कि अगेन बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों है, तो रीसेंट के सपोर्ट थे 22,900, इस एरिया की तरफ मोस्ट प्रॉब्ली ये मूव करने की कोशिश कर सकता है। SBI का रिजल्ट कैसा लेगा देखो हम नहीं कह सकते, यहाँ पे बुरे रिजल्ट में भी रैली आई थी, कुछ ITs में, TCS में आई थिंक आई थी, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉजिटिवली लेता है या सही में नेगेटिवली लेता है, सेंस में है मार्केट, क्योंकि ग्लोबल तो धुआं है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक
डाउन साइड दिखा सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट हैज़ नॉट फॉलन। दुनिया भर के मार्केट 3-3, 4-4, 5-5% गिर रहे हैं, हम अभी भी अपने हाई से बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं और देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। आईटी की बात करूँगा तो टेक तो इसकी बम्पर पिटाई हो रही है। मैंने इसकी बात कही थी 3 दिन पहले जब हम यहाँ पे थे 40,800 एरिया। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक डिप ड्यू है और वो डिप आपकी 38,400 तक आ सकती है, जो प्रीवियस का हाई एरिया है। मतलब जो सपोर्ट आएगा वो इस एरिया में कहीं पे आएगा, ऊपर भी आ सकता है 38,500 और नीचे भी आ सकता है 36,700। यहाँ पे कहीं पे आईटी सपोर्ट लेगा और मोस्ट प्रॉब्ली ये लोअर बॉलिंजर भी यहीं पे है। दिस इज़ द एरिया जहाँ तक आ सकता है। आप देखते रहो अगले 2 दिन 3 दिन में। तो आईटी विल रिमेन वीक, क्योंकि ग्लोबली भी टेक में काफ़ी कमज़ोरी है और रिसेशन के कारण, जब मान लो यूएस में ही रिसेशन आ जाए या जो भी प्रॉब्लम अचानक स्लो डाउन आए, तो उसके कारण क्या होता है कि जो सेकेंड हाफ आईटी का अगर ख़राब हुआ तो बहुत बुरा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो आईटी में मुझे लगता है कि एक डाउन साइड यहाँ पे ड्यू है। उसका रीज़न है यूएस का रिसेशन, क्योंकि डिपेंडेंसी यूएस में ज़्यादा है। कई लोग बोलेंगे नहीं हमारा आईटी इंडिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है भाई, गुड लक विद दैट। ठीक है, मार्केट विल टेल यू कहाँ क्या है नहीं है। ये सब न्यूज़ मीडिया द्वारा क्रिएट किए गए आपके दिमाग में भरे हुए गोबर हैं, जो बदबू मारेंगे जब तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी तक स्मेल कर रहे थे, हो सकता है कई बार डीओ डाल के किया हो, लेकिन बुरा टाइम आएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट। ओवरऑल ऑटो अच्छे रिजल्ट्स के बाद टाटा मोटर ने बता दिया कि क्या है, तो मेरा मानना है ऑटो ने भी डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो भी कह लो बना लिया है। ऑटो इज़ गोइंग टू हैव ए गुड करेक्शन। मेरा मानना है अगले 6 महीने ऑटो के लिए अच्छे नहीं रहने वाले हैं। दिवाली हो, दशहरा हो, वो सिर्फ एक सीजनल बाउंस या पुश देगा, लेकिन ओवरऑल वी आर गोइंग मच डाउन इन ऑटो। रिसेंटली में जो भी रैली आई है, मेरा आई एम एक्सपेक्टिंग 15 to 20% फॉल इन ऑटो स्टॉक्स इन नेक्स्ट 3 to 5 months। मतलब दिसंबर आते आते यू विल सी ए वेरी बैड सिनारियो इन ऑटो। ठीक है, ईवी ये सब हवाबाजी है, अभी कुछ खास नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो फैक्ट्री से निकली हुई गाड़ी शोरूम पहुंच गई, शोरूम में नहीं बिकी, तो वो कौन देखने जा रहा है, उसकी बात कौन कर रहा है। आप जाके खुद देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। डीलर्स हैं उनसे बात कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है ऑटो में। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सारे हो। स्टॉक्स ने कुछ ज़्यादा ही रेस लगा दी है इन कंपेरिजन टू सेल्स, रियल सेल्स जो है उसके कंपेरिजन में। तो ये चीज़ हो गई। बाकी मेटल है, रियलिटी है। रियलिटी, अब कई लोग बोले रियलिटी अभी नहीं, रियलिटी काफ़ी दिन से गिर रहा है, बजट के टाइम से ही गिरना शुरू हो गया था। आप देखो यहाँ पे 18 जून, बजट के पहले ही ये हाई बना दिया और फिर उसके बाद तो रियलिटी क्यों गिर रहा है? रियलिटी इसीलिए गिर रहा है क्योंकि रियलिटी में जो इम्पैक्ट है स्लो डाउन का वो ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और रियलिटी स्टॉक्स कितने चले हैं आपको पता है, और मिड कैप पे भी काफ़ी असर होता है स्लो डाउन रिसेशन का। इसीलिए मैंने कहा मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा बुरी पिटाई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप एग्जांपल देख सकते हो, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये यूएस का मिड कैप स्मॉल कैप है, 4% डाउन है बाकियों से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। तो ओवरऑल सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट मैंने बात कर लिए हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो कुछ ब्लू चिप्स की बात करना चाहूँगा यहाँ पे। तो ब्लू चिप में अगर आप जाएं तो HDFC बैंक ने क्या किया, संभालने का काम किया। अगेन इट हैज़ हिट रेजिस्टेंस। मुझे लगता है HDFC बैंक विल ऑल्सो फॉलो द सूट ऑन मंडे। और एक और चीज़ बैंकिंग के बारे में बता दूं आपको, वॉरेन बफेट इज़ कंटिन्यूसली सेलिंग बैंक ऑफ अमेरिका स्टॉक्स। $3.8 बिलियन के स्टॉक्स उन्होंने बेच दिए हैं पिछले 10-15 दिनों में। तो ये दिखाता है कि बड़े लोग भी बेच रहे हैं। छोटे लोग बोल रहे हैं मौका मौका मौका, बहुत अच्छा मौका, 500 साल में एक बार आया है। अरे 500 साल तो तुम्हारा लाइफ टाइम नहीं है, तो कैसे क्या करोगे उसमें। तो दिस इज़ द पॉइंट। इट्स वेरी फनी एक्चुअली कि लोग नहीं समझते हैं, लेकिन what I have been talking about, I am right now seeing। जो चीज़ मैं बात करता था आज मैं देख रहा हूँ लाइव ग्लोबल मार्केट्स में। चाइना में ऑलरेडी चल रहा है, जापान मार्केट में जो बहुत लोग जापान कर रहे थे, मैंने बोला था भाई दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड। और आप आज देख सकते हो कि टेक्स स्टॉक्स हो गए, निकाय हो गया, जापान हो गया, एशियन और मार्केट्स हो गए, सिर्फ इंडिया बचा हुआ है। तो क्या होगा जब आपके 4 दुकानें स्वाहा हो चुकी हैं, तो 5वीं दुकान से क्या करोगे, उसको बेच के भरपाई करोगे। ठीक है, this is called collateral damage, even if you are a good shop, even if Indian market is very good, fundamental is चमत्कारिक still। तो दिस इज़ द पॉइंट। तो ओवरऑल ये मेरा पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ खास तो मैं अभी ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन हाँ डिफेंसिव स्टॉक्स लाइक ITC, HUL, कंज्यूमर लेड थोड़ा बेटर करेंगे। IT उम्मीद थी कि सेफ रहेगा, लेकिन IT पहले ही इतना भाग गया है कि उसमें करेक्शन की जगह बनी हुई है। और उसके अलावा बैंक्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो वीक लिंक थे पिछले
15 दिन पहले, 10 दिन पहले, वो फिर से वीक लिंक बन सकते हैं अगर एसबीआई का रिजल्ट मंडे को निगेटिवली लिया गया। तो दिस इज़ माई व्यू, आई एम नॉट हैविंग एनी बुलिश व्यू, आई एम हैविंग सेल द बाउंस स्ट्रक्चर, सेल द बाउंस पोजीशन, सेल द बाउंस माइंडसेट राइट नाउ। और ये तब तक रहेगा जब तक यूएस में करेक्शन डिसेंट नहीं हो जाता, और यूएस में आप जब तक एक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देखते हो जो मार्केट को संभालने का काम करे। चुनाव भी हैं कुछ महीनों बाद, तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स कुछ खास करेगी यहाँ पे। जो सेंटिमेंट होगा डेटा वाइज होगा, और डेटा वहाँ का अभी अचानक से कमज़ोर डेटा आ रहा है और ज़्यादा कमज़ोर आ रहा है, इसलिए लोग नर्वस हो गए कि क्या यहाँ पे रिसेशन आने वाला है। और फेड भी बोला कि हम तो रेट हाइक, जो रेट कट है वो तभी करेंगे जब थोड़ा सा हमें डेटा दिखेगा। उन्हें चाहिए रिसेशन, मैंने ये बात 6 महीने पहले बोली थी, उन्हें चाहिए रिसेशन। भले मार्केट में ये लोग हवा उड़ा के अब रेट कट होगा कर करके मार्केट को उठा के ले गए। दैट्स व्हाट हैपेंस। बिका हुआ मीडिया यही करता है, पूरी दुनिया में यही करता है। ठीक है, हमारे जैसे लोग जो इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग के दम पे चल रहे हैं हम लोग, आप लोग का सपोर्ट ही है जो हमारे साथ है, जो हम सच बोल पाते हैं। वरना हमें भी कोई पौआ पकड़ा देता, हम भी बोलते अरे भैया साहब ठीक है, बढ़िया है, हम भी मीठी मीठी बात करते हैं। सुबह 9 बजे टाई और कोट लगा के बैठ जाते और अच्छी बात करते, बोलते लेते जाओ। बोला अरे सर पूरा पैसा तो लगा दिया, अरे किडनी बेच के लगा लो, एक किडनी में जी जाओगे ना। तो ये चल रहा है दुनिया में, इस तरीके से आप नहीं पैसा बना पाओगे। बी सेंसिबल, बी इंडिपेंडेंट, सीखो समझो, अपना दिमाग लगाओ, इसीलिए मैंने बुक के बारे में भी कहा है। तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड बी सेफ नाउ फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 months। थैंक यू वेरी मच।